क्लास सेवन्थ। आज मैं आपको आपकी हिंदी की प्रथम पाठ्य पुस्तक से पाठ 2 दादी माँ पढ़ाने व समझाने जा रही हूँ। क्लास सेवन्थ, मुझे पूरी आशा है बेटा आपसे कि आपने पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के आपने पढ़ भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा और आपने उसका कॉपी वर्क भी कर लिया होगा। क्लास 7 जो भी बेटा लिखित कार्य करवाया जाता है आप उसे समय से पूर्ण कर लीजिए, अन्यथा आपके पास कॉपी का वर्क जो है लिखित कार्य अधिक हो जाएगा। आज बेटा आपको पढ़ना है पाठ 2 दादी माँ। ये जो पाठ है बेटा, ये पाठ एक कहानी है और इस कहानी के जो कहानीकार है वह है शिव प्रसाद सिंह। ये पाठ बेटा पढ़ने से पहले आप अपने कहानीकार के बारे में जान लीजिए। शिव प्रसाद सिंह जी बेटा हिंदी के साहित्यकार थे, उच्च कोटि के साहित्यकार थे। उनका जन्म वाराणसी के जलालपुर में हुआ था 19 अगस्त 1928 को और इनकी मृत्यु बेटा हुई थी 28 सितंबर 1998 में। इनकी जो बेटा मुख्य कृतियाँ हैं वह हैं औरत, अलग अलग वैतरणी, मंजूसीमा, अंधकूप, नीला चांद। और जो बेटा इनकी जो कहानियाँ हैं वह है आर पार की माला, कर्मनाशा की हार, शाखा मृग, मुर्दा सहाय इत्यादि। मुर्दा सराय है बेटा, मुर्दा सराय। तो ये थी इनकी मुख्य कृतियाँ। अब बेटा आप इस पाठ को पढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि लेखक ने शिव प्रसाद सिंह जी ने बेटा इस पाठ में अपनी दादी माँ के बारे में बताया है। आपको भी बेटा अपनी दादी माँ से अत्यधिक स्नेह होगा, सबको होता है, आपको भी अपनी दादी माँ से अत्यधिक स्नेह होगा और आपकी बेटा दादी माँ को भी आपसे बहुत प्रेम होगा, बहुत स्नेह होगा। देखिए बेटा लेखक ने अपनी दादी माँ के बारे में क्या क्या बताया है, उन्होंने दादी माँ से जुड़ी किन बातों का वर्णन किया है। तो क्लास 7 ध्यान से इस पाठ को बेटा पढ़िए व समझिए। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा, ठीक है जाने दो, सोचने से होता ही क्या। पर बरबस मेरी आँखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती। लेखक बेटा अपनी दादी माँ को याद कर रहे हैं और उनके जो मित्र हैं बेटा उपहास करते हैं उनका। कमजोरी है अपनी, पर सच तो यह कि जरा सी कठिनाई पड़ती। लेखक बेटा इस समय जो है अस्वस्थ हैं, इस समय बीमार हैं और वो कह रहे हैं कि जब उनकी दादी माँ थी तो जैसे ही उन्हें थोड़ा सा कठिनाई पड़ता था तो उनकी दादी माँ क्या करती थी, लेखक के लिए परेशान हो जाती थी। आपकी भी बेटा दादी माँ ऐसी ही होंगी, मुझे आशा कि ऐसी ही होंगी कि जब बेटा आपको भी कोई तकलीफ़ पड़ती तो सबसे ज़्यादा कौन परेशान होता है, सबसे ज़्यादा आपके बाबा और आपकी दादी परेशान होती हैं आपके लिए, आपने महसूस भी किया होगा। तो उसी तरह से बेटा लेखक कह रहे हैं कि कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते ही बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। जब लेखक बेटा अस्वस्थ होते हैं तो लेखक परेशान हो जाते हैं, उनका मन बेचैन हो जाता है और जो उनके मित्र हैं, जो उनके शुभ चिंतक है, वह क्या करते हैं उनको खुश करने के लिए तो आने वाली छुट्टियों के बारे में बताते हैं कि अब ये छुट्टियां आने वाली और पीठ पीछे क्या करते हैं, पीठ पीछे उनका हंसी करते हैं, कहते हैं कि कमज़ोर है, जरा सा परिवर्तन हुआ, प्रतिकूलता आई तो घबरा गए। तो मेरे जो मित्र हैं वो क्या करते हैं, मेरे मित्र जो हैं सामने तो मेरे लिए अच्छी अच्छी बातें करते हैं और जैसे ही पीठ पीछे होते हैं तो मेरे बारे में वह प्रतिकूल सा घबराने वाला कहकर मेरा मजाक
उड़ाते हैं। कहते हैं लेखक, सोचता हूँ अच्छा अब कभी भी मैं उन बातों को नहीं सोचूंगा, अब उन बातों को मैं नहीं सोचूंगा। ठीक है जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने जो है वह शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी धुंधली छाया नाच उठती है। बेटा यहाँ पर उन्होंने किसके बारे में बताया? यहाँ पर उन्होंने अपनी दादी माँ के बारे में बताया कि लेकिन मेरी आंखों में सोचता हूँ कि अब मैं नहीं सोचूंगा, अब कुछ भी मैं ना सोचूंगा ना मैं कुछ भी चिंता करूंगा, लेकिन फिर भी मेरी आंखों के सामने वह शीतल सी धुंधली छाया आ ही जाती, मतलब उनको दादी माँ की याद आ ही जाती है। कहते हैं मुझे लगता है कि जैसे क्वार के दिन आ गए, मेरे गांव के चारों ओर पानी हिलोरे ले रहा। कहते हैं लेखक कि जैसे ही क्वार के दिन आते हैं तो मुझे उन दिनों की याद आती है जब मेरे गांव में क्या होता था कि चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे लेता था। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्ते में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। कहते लेखक कि जैसे ही क्वार का दिन आता है तो मुझे तो उन दिनों की बातें याद आ जाती हैं कि जब क्या होता था कि जब पानी क्वार का दिन आता था तो चारों ओर गांव में पानी भर जाता था और पानी हिलोरे लेता था, और उस पानी में क्या होता था कि दूर के सिवान से घासें खरपतवार बह कर आते थे, जिसमें मोथा उन्होंने जिक्र किया यहाँ पर, मोथा, साई की अधगली घासें, घेऊर और वन प्याज की जड़ें, नाना प्रकार के घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में। जब बेटा पानी एकत्र हो जाता है और उस पानी में सूरज का जब प्रकाश पड़ता है तो जो पानी होता है उसमें ये घासें क्या होती हैं, सूरज के खौलते पानी में घास जो है वह सड़ने लगती हैं और सड़ने के बाद जो है घास जो है विचित्र सी गंध फैलाने लगती हैं। तो उन्होंने इन बातों का जिक्र किया। फिर उन्होंने कहा कि रास्ते में जो पानी रहता है अगर वहाँ कीचड़ हो गया और कीचड़ अगर सूख जाता है, थोड़ा बहुत कीचड़ थोड़ा बहुत पानी, तो जो गांव के बच्चे हैं वो क्या करते हैं, उन किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूदते हैं। लेखक ने कहा कि अपने अपने मौसम की अपनी अपनी ही बातें होती हैं। ये बेटा आपने भी महसूस किया कि हर मौसम की एक अपनी बात होती है, हर मौसम की एक अपनी खूबसूरती होती, हर मौसम की एक अपनी छटा निराली होती है। तो हर मौसम की सही बात है, अपनी अपनी मौसम, हर मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। जैसे अषाढ़ में आम और जामुन ना मिले, चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले, दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़। अब आइए बेटा पेज नंबर 5 पे। गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। कहते हैं लेखक कि जो ये पानी है, जो झाग भरा पानी है जिसमें बच्चे कूदते हैं, जिसमें तरह तरह की घासें बहकर आती हैं, तो कहते हैं लेखक कि अगहन में अगर आषाढ़ में अगर हमें आम और जामुन ना मिले तो कोई बात नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले तो भी कोई बात नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ ना मिले तो भी कोई बात नहीं, गुड़ की पट्टी ना मिले, चिवड़ा जानते हैं ना बेटा आप, जिसको चूरा कहते हैं हम लोग, जो चावल को कूट के बनाया जाता है। तो लेखक ने यहाँ पर जितना बताया है कि अगर हमें आषाढ़ में आम जामुन, अगहन में चिवड़ा गुड़, चैत में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले कोई अफसोस नहीं, लेकिन हाँ अगर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में अगर हमें कूदने को ना मिले तो बड़ा बुरा लगता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, 1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती, थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबुन, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद।
कहते हैं लेखक कि कुंवार के दिनों में मैं एक ही दो दिन में कूद पाया था, पानी में कूद सका था। नहा धोकर फिर मैं नहाया धोया तो मैं बीमार पड़ गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती, हल्की बीमारी न जाने क्यों अच्छी लगती। थोड़ा थोड़ा सा ज्वर हो, बुखार हो, सर में साधारण सा दर्द हो, खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू मतलब साबूदाना। लेकिन इस बार ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। क्यों नहीं थी बेटा? क्योंकि लेखक की दादी अब उनके साथ नहीं थी। लेखक तो मात्र उनको क्या कर रहे हैं? स्मरण कर रहे हैं, अपनी दादी के साथ बिताए दिनों को याद कर रहे हैं। क्योंकि लेखक ने कहा ना यहाँ पर कि आँखों के सामने मैं सोचता हूँ कि मैं ना याद करूँ, मैं ना सोचूं, मैं ना याद करूं, लेकिन बरबसी आँखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी धुंधली छाया नाच उठती। मतलब उनको अपनी दादी की याद आ ही जाती। कहते हैं लेखक कि 2 ही 4 दिन मैं पानी में कूद सका था, नहा धोकर मैं बीमार पड़ गया। हल्की बीमारी अच्छी लगती, लेकिन और दिन भर मुझे नींबू और साबुन, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था। बुखार चढ़ा तो चढ़ता ही चला गया, रजाई पे रजाई में उड़ता ही चला गया, और बुखार जो है उतरा रात 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। अब लेखक बेटा यहाँ पर अपनी दादी माँ के साथ बिताए पलों को बता रहे हैं। कहते हैं लेखक कि दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्ध टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। कहते लेखक कि मैं दिन में चादर लपेटकर सोया था और दादी माँ आई तो शायद वो नहाकर आई थी, क्योंकि उसी झाग वाले जल का जो है जल में नहा के आई थी। अब दादी के बारे में उन्होंने बताया कि दादी कैसी थी? पतली दुबली थी, स्नेह सने मतलब स्नेह से भरे शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती थी। मतलब जो उन्होंने धोती पहनी थी उसमें किनारा नहीं था। एकदम सफ़ेद बाल थे, बालों के सिरों पर सद्धा टपके हुए जल की शीतलता। सद्धा माने होता है नया, जो है जल की शीतलता। आते ही दादी ने क्या किया? पहले तो मेरा सर छुआ, फिर उन्होंने मेरा पेट छुआ, फिर अपने आंचल में एक गांठ थी उसे खोली और उस गांठ से उन्होंने शक्तिधारी चबूतरे की मिट्टी मेरे मुंह में डाली और थोड़ी सी मिट्टी उन्होंने मेरे माथे पर भी लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती थी। बेटा दादी होती ही ऐसी हैं, वो अगर कोई भी बीमार पड़ जाए तो वो सबके लिए परेशान होती, सबके लिए बेचैन भी होती हैं। तो ऐसी ही लेखक की दादी थी कि उन्होंने मेरे माथे पर मिट्टी लगाई, फिर मुंह में डाली। दिन रात क्या करती थी दादी? चारपाई के पास ही बैठी रहती थी और पंखा करती रहती थी। कभी क्या करती थी? वह जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती थी, कभी वह सर पर दालचीनी का लेप करती थी, कई बार वह छू छू कर बुखार का अनुमान भी लगाती थी। जैसे बुखार हो जाता है बेटा तो बार बार लोग छू करके ये अनुमान लगाते कि बुखार उतरा कि नहीं, तो दादी भी ऐसे करती थी। फिर दादी पूरे घर को परेशान करती थी, कहती थी कि हांडी में पानी आया कि नहीं, पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल गई कि नहीं, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। कई सारे प्रश्नों को पूछ पूछ कर घर वालों को दादी परेशान कर देती थी। दादी माँ को गवई गाँव की 50 किस्म की
दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दादी माँ को गवई गांव की तो 50 तरह की दवाओं के नाम भी याद थे। गांव में अगर कोई बीमार पड़ जाता और वह उसके पास अगर पहुंचती तो फिर वहाँ पे भी वही काम करती। क्या करती कि हाथ छूती, माथा छूती, पेट छूती, फिर भूत से लेकर मलेरिया तक, सरसाम, निमोनिया तक का भी अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। मतलब दादी माँ छूती और छू के ही कह देती कि निमोनिया हुआ है कि मलेरिया हुआ है। महामारी और विसूचिका, विसूचिका मतलब हैजा के दिनों में रोज़ सवेरे वह उठती, स्नान करती, उसके बाद लौंग और गुड़ मिला करके जलधार देती। गुग्गल और धूप, जल देती बेटा, जलधार मतलब आपने भी देखा होगा कि लोग किसी लोटे में, पात्र में पानी भर करके फिर उसमें लौंग, गुड़, हल्दी मिला करके फिर ऊपर से नीचे तक उतार के फिर जल दहाड़ देती। तो दादी भी वही काम करती थी कि उठकर नहाती, फिर लौंग गुड़ मिलाकर जल दहाड़ देती। गुग्गल और धूप, सफाई तो कोई दादी से सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाते। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिड़की या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़े देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता है। देखिए बेटा, यहाँ पर लेखक कितना अपनी दादी के लिए बेचैन है और उदास है। कहते हैं कि दवा में अगर देर हो जाती थी, मिश्री या शहद खत्म हो जाता था, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते थे तो दादी क्या होती थी, एकदम बेचैन हो जाती थी, पागल जैसी हो जाती। कहते लेखक, बुखार तो मुझे अब भी आता है, बुखार मुझे अब भी आता है, अब भी नौकर मुझे पानी दे जाता है। जो घर में मेस महाराज हैं, मतलब जो खाना बनाते हैं, वो अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबूदाना दे जाते हैं। डॉक्टर साहब भी आते हैं, मेरी बार बार नाड़ी छूते हैं, देखते हैं और फिर कुनैन मिक्सचर शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। लेकिन ना जाने क्यों मुझे इस तरह, ना जाने मुझे ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता है। मतलब दादी के समय में जब लेखक को बुखार होता था तो दादी परेशान हो जाती थी, दादी दालचीनी का लेप करती थी, पूरे घर में सबको परेशान करती थी। तो लेखक कहते हैं कि बुखार मुझे अब भी होता है और अब भी मुझे नौकर पानी देता है, जो घर में लोग, जो मिस महाराज खाना पकाते हैं, मुझे खिचड़ी दे जाते हैं, अब भी डॉक्टर नाड़ी देखता है। लेकिन मुझे ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं करता है। मतलब जब लेखक को दादी माँ के समय में बुखार होता था तो दादी माँ परेशान होती थी। अब बुखार लेखक को होता है तो दादी माँ उनके साथ नहीं है। आइए बेटा पेज नंबर 6 पर। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया। पड़ोसिने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा। किशन भैया की शादी ठीक हुई और दादी माँ के खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। दिन भर दादी माँ घर से गायब रहती थी, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर ही उठा लिया था। पड़ोसने आती, बहुत बुलाने पर दादी कहती थी क्या कहें, बुरा ना मानना, कार परोजन मतलब बेटा कि कार्य का मतलब कि घर का, काम काज का घर, कार परोजन मतलब काम काज का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। दादी कहती थी कि अगर बुरा ना मानना, मेरा घर तो काम काज का घर है, अगर एक काम मैं अपने हाथ से ना करूं तो वो काम तो होने वाला नहीं।
जानने को यो सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ कुछ करती नहीं है। सभी जानते थे कि दादी माँ कोई काम नहीं करती, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति जो है वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती थी। सभी जानते थे कि दादी माँ कोई काम नहीं करती, लेकिन हाँ, अगर कोई काम देर से हुआ तो उसका कारण ये जरूर होता था कि दादी माँ अनुपस्थित थी, इसलिए काम देर से हुआ, जबकि करती दादी माँ कुछ भी नहीं थी। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थीं। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी थी। सो ना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे। मैं तेरी आँख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। किसी के एक पाई भी ना दी, किसी ने एक पाई भी ना दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। एक दिन कहता है लेखक कि एक दिन मैं बाहर से जब आया, दोपहर घर लौटा, तो जो बाहरी निकसार था, मतलब जहाँ घर के बाहर निकलने का जो रास्ता था, दादी माँ किसी पर नाराज हो रही थी। किनारे में जो है रामी की चाची खड़ी थी। तो दादी माँ कहती, सो ना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज ही दे दे। तेरी आंखों में तो शर्म है नहीं, जब मांगना था तो कैसे गिड़गिड़ा रही थी, कैसे नाक रगड़ रही थी। किसी ने एक पाई भी ना दी। अब लगी है आजकल करने की, फसल कटेगी तब दूंगी, फसल कटेगी तब दूंगी। अब क्या तेरे लिए कोई दूसरी फसल कटेगी। तो क्लास 7 आज बेटा आपको यहाँ तक पढ़ना है। आज आपको यहाँ तक पेज नंबर 6 तक पढ़ना है। और जो कहानी का शेष भाग है क्लास 7 जो शेष भाग है बेटा, आप उसको भी पढ़ के देखिएगा कि कहानी में आगे क्या है, लेखक ने अपनी दादी माँ के बारे में आगे क्या बताया है। उन्होंने तो यहाँ बताया इतनी बातें कि दादी माँ कपड़े कैसे पहनती थी, दादी माँ बुखार हो जाने पे कैसे चिंतित होती थी, कैसे परेशान होती थी, ये बताया। फिर उन्होंने बताया कि दादी माँ करती तो कुछ नहीं थी, लेकिन हाँ सबसे कहती थी कि अगर मैं एक काम ना करूँ तो होने वाला नहीं। दादी माँ कोई काम नहीं करती थी, लेकिन हाँ कोई काम अगर देर से हुआ तो इसका कारण ये जरूर होता था कि दादी माँ समय से नहीं आई, इसलिए ये काम विलंब से हुआ है। तो लेखक ने बेटा अपनी दादी माँ को याद करते हुए बहुत सारी बातें बताई। तो जितना क्लास 7 मैंने पढ़ाया है बेटा, आप वो तो पढ़ेंगे ही दोबारा, और जो इसका कहानी का शेष भाग है वो भी आप पढ़ लेंगे। क्लास 7 आप बेटा अगर अपना लिखित कार्य पाठ 1 का नहीं किए हैं तो क्लास 7 उसको भी कर लीजिएगा।